हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर 5 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करती है। तो करते फिर शुरू एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। और आज हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे अफेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की फाइनेंस मैनेजर को रखने का, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, लेकिन वो फर्म को कैसे अफेक्ट करती है हम उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज यार्ड टू स्टिक फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ एनी फर्म, कि जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए। आई बात समझ में? अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो प्रॉफिट तो कमाना ही होगा मेरे भाई। तो अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है बिजनेस तो हो सकता है उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। तो इसलिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी को शो करने के लिए बिजनेस का बहुत जरूरी है प्रॉफिट कमाना, पहला पॉइंट। दूसरा, if all businesses firm of society are working towards profit maximization, then the economic resources of society as a whole would have been most efficiently, economically and profitably used। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा अंधा प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब पता है क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ चीजों को अच्छे से यूज कर रहा है। पहले किसको? ठीक है, एफिशिएंटली यूज कर रहा है, अपने पैसों को इकोनॉमिकली यूज कर रहा है। दूसरा, और प्रॉफिटेबली यूज कर रहा है, मतलब जितना ऑप्टिमम यूज हो सकता है ना वो कर रहा है अपने पैसों का, तभी तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये एक फायदा होता है प्रॉफिट अर्न करने का कि एक पॉजिटिव नेचर से देखा जाता है बिजनेस को कि भाई ये बिजनेस अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तभी वो इतना खासा अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है। तो ये हमारे कुछ फायदे आए प्रॉफिट को कमाने के। लेकिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बिजनेस कई बार बहुत तगड़ा नुकसान भी करती है। अब हमें उसके ऊपर भी धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या और भी फायदे होते हैं वो देखते हैं। पहला और फायदे देखते हैं, एंश्योर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अगर कोई बिजनेस अच्छा काम कर रही है तो भाई प्रॉफिट अच्छा कमाएगी तो शेयर होल्डर्स को तो फायदा होगा ही होगा, ये कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होगी। एक सिंपल सी बात है, मान लो मैं कोई बिजनेस ओनर हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं और मेरे बिजनेस को अंधा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसके एक्सपेंशन पे ध्यान दूंगा। जब मैं उसे एक्सपेंड करूंगा तो मुझे एम्प्लॉइज चाहिए होंगे। एम्प्लॉइज मैं कहां से उठाऊंगा? सोसाइटी से। तो क्या होगा? ये सोसाइटी वेलफेयर। आई बात समझ में? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और हमारी कंट्री की है, हर कंट्री की कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। किससे? प्रॉफिट कमा के। क्योंकि प्रॉफिट कमाऊंगा तो बिजनेस एक्सपेंड करेगा, बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो एम्प्लॉइज चाहिए, तो वो कहां से आएंगे? सोसाइटी से। आई बात समझ में? तो ये एक फायदा होगा। और फायदे क्या हो सकते हैं कि भाई जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसके जरिए मैं लोगों का भला कर सकता हूं और भी तरीकों से, चैरिटी वगैरह में पैसे देके। ये एक और फायदा होगा। किससे? बिजनेस में अगर अच्छा प्रॉफिट कमाया जाता है तो सोसाइटी भी क्या करेगी? हमारी ग्रो करेगी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? द स्टेक ऑफ शेयर होल्डर्स। ये तो प्राइम रेलिवेंस है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि सिंपल सी बात है भाई, स्टेक होल्डर तो हमारे सबसे बड़े वो होते हैं कि भाई इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट शो करना है। एक सिंपल सी बात है, अगर भाई शेयर होल्डर को हम प्रॉफिट नहीं शो करेंगे, वो पैसा डालेगा ही नहीं बिजनेस में, उल्टा जो पैसा लगा रखा है उसे निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका पैसा ग्रो नहीं करेगा, और जब उसका पैसा ग्रो नहीं करेगा तो वो अपना पैसा वापस बाहर उस कंपनी से निकाल लेगा। ठीक है, यानी कि पैसे का आउटफ्लो हो जाएगा बिजनेस से। तो इसलिए तो भाई शेयर होल्डर तो हमारे क्या होते हैं? प्राइम रेलिवेंस, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिजनेस के। लेकिन साथ साथ बिजनेस को कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। किस का? एक तो लैंडर्स का, कुछ और पार्टी होती है जैसे लैंडर कौन होते हैं? जिनसे बिजनेस पैसा उधार लेता है। शेयर होल्डर से तो पैसा लेता ही है, और कई बार बिजनेस यानी कि बिजनेस के बाहर से ही पैसा लेता है। वो कहां से लेता है? वो लैंडर से ले सकता है, बैंक से ले सकता है। तो उसके लिए भी उस बिजनेस को अच्छा शो करना होता है बैंक्स वगैरह को। अगर बैंक के लिए अगर कोई बिजनेस करप्ट है तो क्या बैंक उसे लोन देगा? नहीं देगा, क्योंकि बैंक को फंसना थोड़ी ना भाई लोन देगे, वरना आरबीआई उनकी सीजी कर देगी। आरबीआई समझ में आ रही है बात? समझ में? ठीक है, तो आरबीआई उनकी लेनी देनी कर देगी, इसलिए बैंक वालों की नजर में भी बिजनेस को अच्छा रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्रेडिटर्स।
जिससे हमने उधार लिया है। तीसरा सोसाइटी, अगर कोई बिजनेस सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा, सोसाइटी मना कर देगी, उसके उस बिजनेस के अगेंस्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, उसके प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देगी, जिससे उस बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान होगा। यानी कि कस्टमर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए कस्टमर क्या होते हैं? भगवान। भाई अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, या फिर मान लो बिजनेस करती है, या तो कोई ना कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचती है, अगर उसके सर्विस लेने वाले बंदे ही नहीं होंगे, प्रोडक्ट लेने वाले बंदे ही नहीं होंगे, तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? इसलिए उसे अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो शेयर होल्डर के अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में। उसके अलावा क्या काम आता है? शेयर होल्डर और जो लैंडर है, ठीक है, टुडे फाइनेंस ऑफ बिजनेस फॉर्म, ये फाइनेंस तो हैं बिजनेस के, ये मानते हैं। भाई देखो, बिजनेस को पैसा दो ही तरीके से आता है, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था। वो किस तरीके से? एक तो शेयर होल्डर के जरिए, दूसरा लैंडर्स के जरिए। या तो बिजनेस अंदर से पैसा लेगा, बोलेगा शेयर होल्डर से, या फिर बाहर से लेगा, बोलेगा लैंडर से। लेकिन इसके अलावा भी बिजनेस को पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को मैनेज करने के लोग चाहिए होते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? फाइनेंस प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि बिजनेस में पैसा तो कहां से आए वो ठीक है, वो अपनी जगह है। शेयर होल्डर पैसा दे देंगे, क्रेडिटर, लैंडर, इनसे पैसा ले लेंगे, बैंक से पैसा ले लेंगे, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, अकाउंटेंट्स हो गए, या फिर जो फाइनेंस के परम ज्ञानी हैं वो बंदे हो गए। तो बंदे करते क्या है? वो करते हैं उस कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज, ताकि जो पैसा आया है उसे अच्छे से यूज करके कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर सके। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या आता है? इंपॉर्टेंस स्टेक होल्डर्स ऑफ फर्म। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर और कौन कौन होते हैं? कस्टमर्स, जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब कस्टमर का ध्यान कैसे रखेगी बिजनेस में? एक तो पहली बात, रेट हाई ना करे उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के। दूसरा, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज ना करे उस प्रोडक्ट सर्विस बनाने में जो हानिकारक हो। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो, ठीक है, सोसाइटी में उनका वेलफेयर करने में हेल्प करे, ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉइज की मदद भी कर सकती है। अब एम्प्लॉय की मदद कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, ठीक है। दूसरा, उन्हें अच्छा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट, भाई बिजनेस गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा होना चाहिए, वरना गवर्नमेंट तो यूं उठा के फेंक देगी, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। तो वो बिजनेस गवर्नमेंट की नज़र में तो अच्छा होना चाहिए, वरना उसे लाइसेंस वगैरह ये सब में लेने में, पेपर वर्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, जिसमें गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है, उन्हें गवर्नमेंट से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट से हाथ मिला के चलते हैं वो उनका बिजनेस हमेशा ग्रो करता रहता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है मुझे, फिलहाल ही में आप लोगों ने ऐसा हादसा सुना भी होगा, लेकिन अब तो वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। आगे बात करते हैं फिर अगले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी का वेलफेयर सोचना भी बहुत जरूरी है ना। सोसाइटी, भाई एक सिंपल सी बात है, आप जिस सोसाइटी बिजनेस को रन कर रहे हो, तो अभी थोड़ी ना उससे पोल्यूट कर दोगे। वाटर पोल्यूशन कर दिया, एयर पोल्यूशन कर दिया, नॉइस पोल्यूशन कर दिया, जान ले ली सोसाइटी वालों की, तो बाहर निकाल देंगे उस बिजनेस को। उसका भी ध्यान रखना क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? एक नोट लिखा हुआ है, इन न्यू बिजनेस इन्वायरमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अनरियलिस्टिक, डिफिकल्ट एंड अनएप्रोप्रिएट एंड इमोरल। अगर मैं नए बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करूं तो वहां पे प्रॉफिट कमाना अनरियलिस्टिक हो चुका है, डिफिकल्ट हो चुका है, इनएप्रोप्रिएट हो गया है और इमोरल हो गया है। एक सिंपल सी बात है भाई, कई बार ना बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देती है, जो उनके लिए काफी हानिकारक पड़ता है ना मेरे भाई। अब हानिकारक क्या क्या चीजें पड़ सकती हैं, उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे करके आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जरूरी है ना कि आप बिजनेस को अच्छे से चलाओ, यूं नहीं कि आपने सारी चीजें हार्म कर दी, तो उसके चक्कर में क्या होगा, आपके बिजनेस को हो सकता है टेम्पररी तो प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कई बार, क्योंकि ना कई बार ना लोग आ जाते हैं लालच में कि भाई अंधा पैसा छापना है बिजनेस से। अब उस अंधे पैसे के चक्कर में टेम्परेरी तो पैसा कमा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने कोई ऐसा नुकसान कर लिया जो आपके बिजनेस को मार्केट से ही गायब कर देगी। आई बात समझ में? तो देखते हैं ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्शंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला, when firm undertakes profit maximization as objective, it ignores the risk, it ignors the risk। रिस्क है तो इश्क है ना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई बिजनेस
है ना, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एज अ ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं कि भाई अब तो कुछ भी हो, अंधा पैसा छापना है, ठीक है, रिस्क चाहे कितना ही हो, ठीक है, चाहे पैसा आए, ठीक है, पैसा आना चाहिए बस, ठीक है। अब पता लगा आपने बहुत ज्यादा रिस्क पे मार्केट से उधार लिया, ठीक है, यहाँ वहां से उधार ले लिया, डेट ले लिया, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉफिट को हाई करके दिखा सको, ताकि आपके शेयर की वैल्यूज बढ़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके कोई वो कंपनी करप्शन कर गई या फिर कोई कंपनी करप्ट हो गई वो बाद में, ठीक है, तो वो कंपनी सीधा मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो कई बार कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क नाम के वर्ड को अवॉइड कर देती है, ठीक है, जो उनके लिए काफी खतरा बन जाता है, ठीक है, और यही कारण होते हैं बहुत सारे बिजनेस के फेलियर्स का। दूसरा क्या होता है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ए फर्म इवन बोरो बियॉन्ड द कैपेसिटी। फिर वही बात कि जब बिजनेस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को देखती है ना कि भाई यहां से तो अंधा प्रॉफिट आ सकता है, लोगों ने पैसा ले लेगी जितना मर्जी अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड। अब एक सिंपल सी बात, भाई मुझे लगता है कि मैं यहां अगर इन्वेस्ट करूं तो 100 से 200 हो जाएगा, तो यूं थोड़ी ना मैं जितना मर्जी उतना लोन ले लूं 100-200 करने के चक्कर में कि भाई तेरे को मैं 100 का 150 का दे दूंगा, ठीक है। अब पता लगे 100 का 200 पता नहीं 100 का 50 हो गया, अब क्या करेगा भाई, गई तेरी कंपनी, फाइनेंस तो बिगड़ गए थे तेरी सारी कंपनी के। आई मेरी बात समझ में? तो एक सिंपल सी बात करूं तो अगर इन्वेस्टमेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड हमें लोन नहीं लेना चाहिए। अपना पैसा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये तो है अपना पैसा डूबेगा, लेकिन अगर तूने मार्केट वालों का पैसा डुबाया तो तेरी कंपनी खत्म, करप्ट हो जाएगी तेरी कंपनी, गवर्नमेंट बैन कर देगी, ठीक है, फिर तेरे को बैंक करप्ट करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी को। आई बात समझ में? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी बोरो करती है अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड तो वो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर में फंस जाती है। तीसरा, इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, समझा चुका हूं मैं, वो क्या कि भाई टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। आई बात समझ में? तो अगर आपने अपने पैसे की वैल्यू टाइम के साथ नहीं बढ़ाई है, इसका मतलब क्या है कि आपकी पैसे की वैल्यू कम ही हो रही है। अब बात ये टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम क्यों होती रहती है, काफी बता चुका हूं मैं, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार ग्रो कर रहा है 6% की रेट से। तो अगर आपका जो पैसा है वो अगर साल में कम से कम 6% से ऊपर यानी कि 8-10% की रेट से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो लॉस में ही जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये था, कंपनी के बाद इग्नोर कर दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। फोर्थ, प्रॉफिट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट के दो ही मतलब होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लेकिन कई बार प्रॉफिट के और टर्म्स भी समझने बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और बिफोर टैक्स प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई टैक्स के भाई प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने, उसके ऊपर टैक्स भी तो लगेगा, तो आपके पास आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट बचेगा और बिफोर टैक्स कितना प्रॉफिट था, आपको ये चीज भी क्लियर होनी बहुत जरूरी है अच्छे फाइनेंशियल्स के लिए। इसके बाद अगली कुछ चीजें क्या आती हैं, अब उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये तो हमारे खत्म हो गए हैं कुछ टॉपिक, ये तो हम सारी बात करें प्रॉफिट के ऊपर। पहला हमने क्या देखा, प्रॉफिट से फायदे क्या क्या होते हैं, अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट से नुकसान क्या क्या होते हैं। और कई बार प्रॉफिट के चक्कर में लोग ज्यादा लालच के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि लोग पता क्या रहता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, रिस्क है तो इश्क है, सारे बन जाते हैं यहाँ पे शेयर मार्केट के हर्षद मेहता, है ना, और फंस जाते हैं ट्रैप में। चलो आगे समझते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मैं ये टर्म काफी बार यूज कर चुका हूं। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे आप जब चाहो ना जब कैश में कन्वर्ट कर सको, है ना। जैसे मान लो कि आपने कोई गुड्स खरीद लिए, शॉर्ट टर्म गुड्स, अब तुरंत चाहो मार्केट में बेचो, ये कैश में कन्वर्ट हो गया। आपके बैंक में पैसा है, लिक्विड फंड है, ठीक है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो गया। आपके पास बॉन्ड्स है, आपके पास कुछ शेयर्स है जो प्रॉफिट में है, कोई इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट में है, आपने मतलब कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जब तुरंत ऐसे बेचो और कैश में कन्वर्ट कर लो, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड फंड्स, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक तरह से। आई बात समझ में? अब लिक्विड फंड जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियोस में भी की थी। लिक्विड एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, लिक्विड और प्रॉफिटेबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड, ये काफी आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा घटेगा। एक सिंपल सी बात है, अगर आप लिक्विडिटी को घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। लिक्विडिटी को घटाने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई लिक्विड फंड था, आपके पास कैश बढ़ा था, आपने उसे आपने लिक्विड कम कर दिया, मतलब क्या, आपने अपने पास से कैश कम कर लिया, उसे इन्वेस्ट कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने लिक्विडिटी बढ़ाई यानी कि इन्वेस्टमेंट तोड़ी तो प्रॉफिट कम हो गया और क्या हो गया, लिक्विडिटी बढ़ गई। ये सब क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है किसमें, लिक्विडिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, ये तो एक हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई कंपनी अपने पास बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल रखती है, तो इसका मतलब क्या, उसके पास बहुत ज्यादा क्या है, लिक्विड फंड है, ठीक है। तो अभी लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड घटेगा कब, लेकिन कंपनी साथ साथ सेल्स को प्रमोट भी करती है ना भाई। अब रॉ मटेरियल है, उससे फाइनल गुड बनाया और सेल्स को प्रमोट किया। अब सेल्स को प्रमोट किया तो लिक्विड फंड क्या होगा, कम होगा, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी बात समझ में। ये एक और पॉइंट था। दूसरा, हायर रिस्क हायर रिटर्न। ये तो बिजनेस की काफी अच्छी इक्वेशन है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। तो क्या सारा पैसा हायर रिस्क में लगा देना चाहिए, तो मेरे भाई डूब गया फिर क्या करेगा। तो कंपनी को हर एक चीज को मैनेज करके चलना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर को ये कुछ पैसा लोअर रिस्क में लग जाए, कुछ पैसा हायर रिस्क में लग जाए, अकॉर्डिंग टू टाइम। आई बात समझ में। फिर यानी कि वही है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस के लिए भी काफी जरूरी है। तीसरा क्या आता है हमारे पास, वेरी हाई डेट और इक्विटी रेशियो। जब कोई कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाना चाहती है तो क्या करती है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई रखती है। एक रेशियो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर, उसको काफी हाई रखती है, जिसके चक्कर में उसे काफी नुकसान होते हैं। अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा है तो उसे बिजनेस के लेवल पे अच्छा नहीं माना जाता मेरे भाई, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब कर्जा है तो कोई बंदा जो अकाउंट्स पढ़ता है, जैसे मान चलो अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो भाई मैं उसके अकाउंट्स को जरूर चेक करूंगा, और जब अकाउंट्स को चेक करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जब कर्जा है तो मैं सोचूंगा कि अगर फ्यूचर में अगर कभी कंपनी में पैसों की दिक्कत आई तो पहले वो कर्जा चुकाया जाएगा, बाद में मेरे पास मेरा पैसा आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि कंपनी कम से कम कर्जे में रहे, और कर्जा कम से कम इतना ही हो कि भाई साहब कैश इनफ्लो इतना हो ना, मुंह पे दे के बाहर है, चल पकड़ अपने पैसे बाहर, ठीक है। इतना कर्जा हो। अब मान लो किसी कंपनी है, अब मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं और कर्जा है 1 लाख का। अरे क्या ही है 1 लाख भाई 10 करोड़ के आगे, ठीक है। ये तो वही बात होगी, 1000 रुपए आगे 10 रुपए की बात कर रहा है। आई बात समझ में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उतना कर्जा चल जाता है। लेकिन अगर कर्जा औकात से फालतू है तो थोड़ी दिक्कत आती है कंपनीज को, ठीक है। और शेयर होल्डर भी डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगला पॉइंट, ये तो कुछ बातें तो। अगला हमारा क्या आता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहली बात तो आपको वेल्थ का मतलब पता होना चाहिए। वेल्थ का मतलब होता है कि एक शेयर होल्डर जो है, ठीक है, उसकी सारी होल्डिंग्स की करंट टाइम पे मार्केट में क्या वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं वेल्थ। और वेल्थ कब बढ़ेगी, जब उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। और वो कब बढ़ेगी, जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। एक सिंपल सी बात है, रिलायंस की डिमांड 2000 पे भी थी, फिर रिलायंस की डिमांड जब 2000 से 2500 पे गई, 2500 पे डिमांड अभी भी है। क्यों, क्योंकि कंपनी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। 3000 पे भी डिमांड होगी, 4000 पे भी डिमांड होगी। आई बात समझ में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शेयर होल्डर वेल्थ एट एनी टाइम इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ हिज होल्डिंग्स, ठीक है। और शेयर होल्डर की वेल्थ जब बढ़ती है जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसके ऊपर मैं कुछ बात कर लेता हूं थोड़ा सा। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिनेरियो। पॉलिटिकल में क्या हो रहा है, अगर मान लो कोई पॉलिसी थी जो कंपनी के लिए अच्छे फेवर में काम कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट आई वो कह रही है हम इससे पॉलिसी छीन लेंगे या फिर हम पॉलिसी किसी और कंपनी को देंगे, कंपनी के शेयर रातों रात गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं भाई रातों रात, क्योंकि उसके पास जो मेन फैक्टर था सरवाइव करने का वो गवर्नमेंट ने छीन लिया उससे। तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी काफी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता रहता है। आई बात समझ में। ये भी एक दिक्कत है। और भी क्या होते हैं, स्पेकुलेटर्स, ये भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात ये, स्पेकुलेटर कौन होते हैं भाई, होते हैं स्टॉक ट्रेडर्स, ठीक है, जो मार्केट को पता नहीं क्या अपने आपको मार्केट कब आप समझते हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कभी कभी स्टॉक ऑपरेटर्स, ठीक है। किसी और टर्म्स में जब मैं डीप में समझाऊंगा तो मैं इसके ऊपर फिर से बात करूंगा, स्टॉक ऑपरेटर्स के ऊपर। ये भी काफी ज्यादा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद कंपनी कुछ आती हैं
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है कंपनी की, पता है क्या आप लोगों को? पहला, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अच्छा खाना प्रोवाइड करे, अच्छा नहीं 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 एम्प्लॉइज को अच्छा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। दूसरा, इन्हें अच्छी सैलरीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, मतलब इनका किसी तरह शोषण ना हो, उसमें क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज का वेलफेयर हो। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो और लोगों को नौकरी मिले, लोगों को रोजगार मिले, जिससे हमारी इकोनॉमी अगर ग्रो करे। दूसरा, कस्टमर्स का ध्यान रखे, बेचारे अगर ये नाराज हो गए तो कंपनी कहीं नहीं चलने वाली, तो कस्टमर्स का ध्यान रखे। तीसरा, सोसाइटी का ध्यान कैसे रख सकती है कि भाई पोल्यूशन वगैरह ना करे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं, केमिकल ज़्यादा यूज़ ना करे, जो भी चीज़ वो बना रही है उसे अच्छे ढंग से बनाए, ठीक है, जिससे कस्टमर्स को कोई नुकसान ना हो जाए। तो सारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे फायदे जो है कंपनी के सोशल रिस्पॉन्सिबल, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी की इन सारी चीज़ों की तरफ। अगर कंपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के नज़रों में खटकनी शुरू हो जाती है, तो उस कंपनी को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लॉस हो सकता है, वो भी तगड़े वाला। तो ये हमारे ये मैंने कुछ बातें देखी जहां पे मैंने बात करी प्रॉफिट कैसे बिजनेस को फायदा देता है और कैसे ही बिजनेस को नुकसान भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, क्या नाम है, कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशन की, और वो हमने पढ़ी नीचे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं आई होगी, ठीक है। सारे कंसेप्ट, सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। भाई राइटिंग में आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपने यहाँ से समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो भी नोट्स होंगे वो मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, वहां पर जाके वो नोट्स पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। अब जल्द इस सीरीज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस फाइनेंशियल सीरीज के अंदर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, जहां पे हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। मात्र मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियो और बनेगी थ्योरिटिकल कंसेप्ट के ऊपर। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स भी यूज होने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। आई बस समझ में? ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।